जो पिछली क्लास में हमने स्टार्ट किया था, परासरण क्या होता है और परासरण दाब क्या होता है। तो परासरण और परासरण दाब समझने के लिए पहले हमें समझना होगा अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होती है। ये एक तरह से क्या होती है, ये नेचुरल भी हो सकती है, प्राकृतिक भी हो सकती है, या फिर कृत्रिम रूप से बनाई हुई भी हो सकती है, किसी भी तरह की हो सकती है। लेकिन इसकी एक विशेषता है, जैसे सपोज हमने ये मान लिया ये झिल्ली है, इसमें क्या होंगे, ऐसे छेद होंगे कि जिससे इसमें से जो विलायक के अणु हैं वो पार हो सकते हैं एक तरफ से दूसरी तरफ। केवल विलायक के अणु पार होंगे, विलेय के जो अणु होंगे वो इसमें से अणु या आयन होंगे वो इसमें से पास नहीं हो सकते। मतलब ऐसी ये झिल्ली है, ऐसी ये परत है जिसमें से केवल विलायक के अणु पास हो सकते हैं और विलेय के जो बड़े अणु होंगे वो इस अर्धपारगम्य झिल्ली से पास नहीं हो सकते। जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि ऐसी झिल्ली जो स्वयं में से विलायक के अणुओं को गुजरने दे और ये विलेय होगा, विलेय के अणुओं को नहीं गुजरने दे, उसे अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। ये झिल्लियाँ प्राकृतिक रूप से ये प्राकृतिक हो सकती हैं, जैसे जो सूअर का ब्लेडर होता है, पिग ब्लेडर होता है, या पार्चमेंट, ये जो है पिग ब्लेडर या पार्चमेंट जो है वो प्राकृतिक रूप से मिलने वाली जो अर्धपारगम्य झिल्ली है, और सेलोफोन जो है वो कृत्रिम रूप से बनने वाली या संशोधित प्रकृति की जो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। मतलब प्राकृतिक रूप से भी बनी हुई हो सकती हैं या फिर वो कृत्रिम रूप से भी प्राप्त की हुई हो सकती हैं। लेकिन उसकी खासियत क्या है, उसमें से केवल विलायक के अणु पास करेंगे, विलेय के जो बड़े अणु या आयन हैं वो उससे पास नहीं कर सकते। ये झिल्लियाँ सतत सीट या फिल्म प्रतीत होती हैं। मतलब एक क्या होंगी, सीट की तरह या फिल्म की तरह होंगी, एक फिल्म की तरह होंगी या सीट की तरह, सतत कंटिन्यूअस, मतलब सतत फिल्म या सीट होगी। वैसे इनमें जो ये सीट है उसमें बहुत पतले पतले छिद्र होते हैं जिससे क्या विलायक के अणु पास हो सकते हैं। मतलब इसमें छिद्र होंगे इस सीट में। ये जो सीट आपने ली तो इसमें क्या है भाई, ये सीट होगी, जैसे इसमें क्या है बहुत छोटे छोटे छिद्र हैं, यहाँ पे छिद्र है, यहाँ पे छिद्र है, मतलब बहुत छोटे छोटे जो हमें दिखाई नहीं दे रहे, हमें ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल कंटिन्यूअस है। जैसे कपड़ा होता है, कपड़ा क्या है, हमें लगता है कि बस ये तो कंटिन्यूअस है। कोई वैसा कपड़ा आप लो जिसमें से वो दिखाई ना दे, जैसे ब्लैक कलर का कपड़ा ले लो तो, लेकिन उसमें अगर तुम पानी डालोगे उसके ऊपर से तो क्या होगा, उसमें से पानी पास कर जाएगा। तो वो एक तरह से हमें दिख कैसा रहा है कि सतत है, कंटिन्यूअस है, लेकिन उसमें क्या होते हैं, छेद होते हैं छोटे छोटे। इसी तरह से इन झिल्लियों में भी क्या होते हैं, छेद होते हैं। जैसे कपड़ा की तरह समतुल्य समझ लो। लेकिन कपड़े में क्या है भाई, कपड़े में चाहे पानी डालो, चाहे पानी इनको नमक में मिला के डालो, नमक भी जो है इसमें से पास हो जाएगा, NaCl भी उसमें से पास हो जाता है। लेकिन ये झिल्लियाँ जो हैं वो ऐसी हैं जिसमें से अगर हमने NaCl का नमकीन पानी लिया तो पानी नीचे चला जाएगा और नमक जो है ऊपर ही रह जाएगी, नमक उसमें से पास नहीं करेगी। तो इनमें जो है बहुत अति सूक्ष्मदर्शी जो होते हैं, छिद्र होते हैं, उसका नेटवर्क होता है। तो जिसमें से विलायक जैसे कि जल के अणु इन छिद्रों से गुजर सकते हैं, परंतु विलेय के जो बड़े अणु होंगे उनका जो गमन होता है वो बाधित होता है। इस प्रकार के गुणों वाली झिल्लियों को हम क्या कहते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। इसी तरह की जो झिल्लियाँ होंगी उसी को हम क्या कहेंगे, अर्धपारगम्य झिल्ली, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यही होती है। आगे अगर हम देखें परासरण क्या होता है, भाई जैसे हमने क्या किया, ये एक कंटेनर ले लिया। अब ये कंटेनर लिया, यहाँ पे हमने क्या लिया, एक बीकर टाइप ले लिया, ट्यूब ले लिया, बंद है। ये जो चारों तरफ है, ये नीचे वाला जो कंटेनर है, इसकी जो
सतह है वो अर्ध पारगम्य झिल्ली की हमने मान लिया कि बनी हुई है। ये जो इसकी जितनी भी बाहर की सतह है वो अर्ध पारगम्य झिल्ली से बनी हुई है। तो मतलब, और यहाँ पे बीकर के अंदर हमने क्या लिया, बीकर में हम ले रहे हैं, इस बीकर में आपने ले लिया, इस बीकर में आपने इसमें ले लिया विलैन, और इसमें क्या लिया आपने, विलायक लिया, इसमें विलायक ले लिया। तो इसमें बाहर वाले बीकर में विलायक है, ये अंदर वाला जो है, जो अर्धपारग में जिस झिल्ली इसमें लगी हुई है उसमें क्या है, फनल जो हमने लिया है, ये फनल लिया है ये वाला। इस फनल में क्या है, विलैन उपस्थित है, और बाहर तो जो विलायक है वो क्या करेगा, वो विलैन में जाएगा, इस फनल में जाएगा, तो इसका स्तर क्या होगा, बढ़ जाएगा। अब स्तर जब बढ़ा, स्तर बढ़ने की वजह से क्या हो गया, एक एक्स्ट्रा प्रेशर आ गया। उस प्रेशर को, सपोज जो स्तर बढ़ा वो h हाइट से बढ़ गया, तो ये जो प्रेशर लगाएगा पाई, जिसको हम परासरण दाब कहते हैं, वो हो जाएगा HdG। तो मतलब ये जो एक्स्ट्रा दाब डेवलप हुआ उसी को हम क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। तो हम इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हम देखें जो हमें दिया हुआ है, किसी अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक के कण विलयन में प्रवेश कर सकते हैं। जो मैंने बताया, अर्धपारगम्य झिल्ली से विलायक के कण जो होंगे वो क्या करेंगे, विलयन में प्रवेश कर जाएंगे। यह प्रक्रिया क्या क्या होती है, परासरण कहलाती है। अभी मैं आपको बता चुका हूँ परासरण क्या होता है। और या फिर इस तरह से हम कह सकते हैं, जब किसी अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा कोई अणु निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र से उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, तो यह प्रक्रिया क्या होती है, परासरण कहलाती है। देखो दो चीज़ें हैं, ये हमने लिया है कंटेनर, ये हो गई अर्धपारगम्य झिल्ली, ये क्या हो गई, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अर्धपारगम्य झिल्ली। इधर हमने क्या ले लिया, इधर ले लिया विलायक, ये विलायक हो गया, और इधर क्या हो गया, ये हो गया विलैन। तो विलायक के अणु कहाँ पे मूव करेंगे, यहाँ से विलय की तरफ जाएंगे, मतलब विलायक के अणु शुद्ध विलायक से विलैन की तरफ जा रहे हैं। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, परासरण बोल रहे हैं। एक दूसरी स्थिति भी हो सकती है कि सब हमने क्या किया, दोनों तरफ क्या ले लिया आपने, ये बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली है, इधर भी एक विलैन लिया आपने, इधर भी एक विलैन लिया। इसकी कंसंट्रेशन C1 है, इसकी कंसंट्रेशन सांद्रता C2 है। C1 इज ग्रेटर देन C2, मतलब C1 की सांद्रता ज़्यादा है, C2 की सांद्रता ज़्यादा है, कम है, C2 कम है, C1 ज़्यादा है। तो भाई इधर सांद्रता ज़्यादा है, C1 सांद्रता जो है वो ज़्यादा है, C2 जो है वो कम है। तो हम देखें, अगर हम सोचते हैं कि जहाँ जो चीज़ ज़्यादा है वहाँ से वो कम, जिधर कम होगा उधर जाएगी, लेकिन यहाँ पे क्या है, उल्टा होगा। अधिक सांद्रता, जिधर अधिक सांद्रता होगी उधर विलायक के अणु जाएंगे, मतलब इधर सांद्रता कम है तो यहाँ से इस साइड से C2 की साइड से C1 की साइड में विलायक के अणु जाएंगे, मतलब जिधर सांद्रता कम है तो उससे अधिक सांद्रता वाले विलयन में विलायक के अणु जाते हैं। तो यही हमें बताया गया यहाँ पे। जब अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा कोई अणु निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र से उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं, तो इस प्रक्रिया, तो यह प्रक्रिया जो होगी वो परासरण कहलाती है। उसके उदाहरण हमें दिए हुए हैं, जैसे कल भी मैंने आपको बताए थे। किशमिश में को जल में डालने पर जो है वो फूल जाती है, वो परासरण होता है, क्योंकि किशमिश की जो बाहरी सतह है वो एक अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह काम करती है और उसके अंदर जल जो है बह जाता है, क्योंकि जो सांद्रता है वो ज़्यादा है किशमिश में। दूसरा, नमकीन जल में रक्त कोशिकाओं
को डालने पर वो सिकुड़ जाती हैं। नमकीन जल में अगर सांद्र नमकीन जल में अगर हम रक्त कोशिकाओं को डालेंगे तो रक्त कोशिकाओं में जल की सांद्रता में जो सांद्रता होगी वो कम होगी और बाहर सांद्रता ज़्यादा होगी। भाई ये क्या है हमारे पास, ये नमक का पानी है, नमकीन पानी है। इसमें हमने एक रक्त कोशिका ले ली तो रक्त कोशिका के अंदर जो है सांद्रता कम है, बाहर सांद्रता ज़्यादा है, तो पानी कहाँ से कहाँ जाएगा, रक्त कोशिका के अंदर से बाहर चला जाएगा, तो उससे वो सिकुड़ जाएगी। इसी तरह से नमकीन जल में कच्चे आम को डालने पर बिल्कुल सेम होगा, वो क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। मुरझाए हुए फूल पर जल डालने पर उसका वो जो होता है वो ताज़ा दिखने लगता है। ताज़ा क्यों दिखने लगता है, फिर से पराशरण की वजह से। भाई मुरझाया हुआ जल जो है फूल होता है उसमें वो क्या करेगा, वो जल सोख लेगा तो ताज़ा दिखने लगेगा। भाई ये फूल का पत्ता है तो जल जो है यहाँ से इसके अंदर चला जाएगा, जो ताज़ा दिखने लगेगा। आगे अगर हम देखें पराशरण का प्रयोग हम किस तरह से करते हैं, पराशरण हमें देखना है तो एक पात्र में शुद्ध विलयन भरकर उसमें एक फ्लास्क को, फिर उसमें एक निश्चित तल पर शक्कर का विलयन भर लेते हैं। जैसे अभी मैंने लिया था, एक बीकर लिया हमने, एक क्या लिया, फ्लास्क लिया। एक पात्र में जल भरा, शुद्ध विलायक भरा, और फिर एक फ्लास्क में क्या किया हमने, विलयन ले लिया। कुछ समय बाद जो होगा वो फ्लास्क में भरे हुए विलयन की सतह की ऊंचाई जो होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि शुद्ध विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन में प्रवेश कर जाते हैं। भाई बिल्कुल वही है, यही ये हो गया आपका, ये जल था यहाँ तक। बाहर जो है वो विलायक है, अंदर जो है वो विलयन है। तो विलायक जो है इसमें विलयन में जाएगा तो इसका जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। सपोज़ हमने क्या किया, एच हाइट से ये इंक्रीज़ हो गया, तो जो प्रेशर एक्स्ट्रा यहाँ पे क्रिएट हुआ इस हाइट की वजह से वो हो जाता है HDG, और यही प्रेशर क्या होता है, पराशरण दाब कहलाता है। तो क्या होगा, शुद्ध विलयक के अणु जो है अर्धपारगम्य द्वारा विलयन में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे ये हमें दिया हुआ है, भाई ये बाहर की तरफ क्या है, ये एक बड़ा क्या हो गया आपका, ये बीकर हो गया पूरा। इसमें बाहर क्या है, विलायक है ये आपका, अंदर क्या है, विलयन है। तो विलायक के अणु जो होंगे वो विलयन में प्रवेश कर जाएंगे, उससे क्या होगा, इसका स्तर बढ़ जाएगा। ये स्तर बढ़ गया, ये जो हमने लिया है ये सपोज है H हाइट, तो उसकी वजह से जो प्रेशर डेवलप होगा पाई जी इक्वल टू जो हो जाएगा वो हो जाएगा HDG हो जाएगा। पाई जो है पराशरण दाब है। तो अब हम देखते हैं पराशरण दाब की डेफिनेशन क्या होगी। जब पराशरण की क्रिया से किसी विलयन के तल की ऊंचाई बढ़ जाती है तो विलयन को पुनः उसी तल पर लाने के लिए उस विलयन पर दाब डाला जाता है। विलयन पर डाला गया दाब, यह दाब ही पराशरण दाब कहलाता है। देखो इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि भाई जब ये से हमने लिया, इसमें एक बीकर रखा, इसका जो जल स्तर बढ़ गया, उस जल स्तर को वापस लाने के लिए हम यहाँ पे कुछ दाब डालेंगे। जितना दाब जल स्तर को फिर से वहीं लाने में जितने दाब की हमें ज़रूरत होगी उसको हम क्या कह देते हैं, पराशरण दाब कह देते हैं। ये भी एक डेफिनेशन होती है। तो हम कह सकते हैं जब पराशरण की क्रिया से विलयन के तल की ऊंचाई बढ़ जाती है तो विलयन को पुनः उसी तल पर लाने के लिए उस विलयन पर दाब डाला जाता है। विलयन पर डाला गया दाब, यह दाब ही पराशरण दाब कहलाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, पराशरण दाब कहते हैं। एक और भी तरीका है इसको समझने का। पराशरण दाब की एक और डेफिनेशन भी आपकी होती है, पराशरण दाब क्या होता है, तो उसको अगर हम देखें क्या डेफिनेशन है। ये तो हमने देख लिया कि जब स्तर बढ़ गया तो स्तर को वापस वहीं लाने के लिए जो प्रेशर हमें लगाना होगा उसको हम पराशरण दाब कहेंगे। दूसरा डेफिनेशन जो है वो है आपका, उसको आप लिख लीजिए,
तो हम दूसरी डेफिनेशन की बात कर रहे थे, तो हम इसको इस तरह से कह सकते हैं, परासरण के कारण अर्धपारगम्य झिल्ली पर उत्पन्न, परासरण के कारण अर्धपारगम्य झिल्ली पर उत्पन्न, अर्धपारगम्य झिल्ली पर उत्पन्न दाब, अर्धपारगम्य झिल्ली पर उत्पन्न अतिरिक्त दाब, अर्धपारगम्य झिल्ली पर उत्पन्न अतिरिक्त दाब विलयन के परासरण दाब का मापक है, विलयन के परासरण दाब का मापक है, अथवा परासरण को रोकने के लिए, अथवा परासरण को रोकने के लिए अथवा परासरण को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया, विलयन पर लगाया गया अतिरिक्त दाब, विलयन पर लगाया गया या विलयन पर आरोपित दाब परासरण दाब कहलाता है, विलयन पर आरोपित दाब परासरण दाब कहलाता है। तो इसको हम दूसरी तरह से भी समझ सकते हैं, एक और प्रयोग से हम इसको समझ सकते हैं परासरण क्या होता है, कि एक हमने यू शेप जो है, ये यू शेप ट्यूब हमने एक लिया, एक यू से आकार की हम नली लेते हैं, ट्यूब लेते हैं, और उसके मध्य में क्या करेंगे, हम एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगा देते हैं। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हमने लगा दी, उसके मध्य में अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी, और एक तरफ हमने क्या ले लिया, एक तरफ विलयन ले लिया, एक तरफ विलायक ले लिया। राइट में हम ले रहे हैं विलायक, लेफ्ट में ले रहे हैं हम विलयन। तो बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अर्धपारगम्य झिल्ली से इसको हमने दो भागों में बांट दिया, एक तरफ विलयन ले लिया और दूसरी तरफ उसका, एक तरफ विलायक लिया, दूसरी तरफ विलयन लिया, और दोनों की जो ऊंचाइयां हैं वो समान हमने ली, और दोनों तरफ हमने क्या किया, एक पिस्टन लगाया है, वो जो पिस्टन है वो क्या है, फ्रिक्शन लेस है, घर्षण रहित है, उसमें कोई भी घर्षण नहीं होगा, उसका कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। कुछ समय के बाद क्या होगा भाई, हमें जैसे पता है परासरण क्या होता है, विलायक से विलयन की तरफ जो है विलायक के अणु जाने लगेंगे, इधर से क्या होगा, अणु इधर जाने लगेंगे, तो इसका लेवल जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, इसका लेवल घट जाएगा, इनके लेवल में जो अंतर आएगा उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं, उसके वजह से जो आरोपित दाब होगा उसको परासरण दाब कहते हैं हम। कुछ समय बाद विलायक के अणु विलयन में प्रवेश करके विलयन के तल को बढ़ा देते हैं, विलयन को तो इसकी वजह से जो आरोपित अतिरिक्त दाब है उसको भी हम क्या कह रहे हैं, जो HDG दाब लगा है उसको भी हम परासरण दाब कह सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका है, क्या कह सकते हैं कि पुनः ओरिजिनल स्थिति में इसको लाने के लिए, अगर हमें पुनः उसको जो आरंभिक स्थिति थी उसमें लाना है, तो उसके लिए जो इधर हमें क्या करना होगा, एक अतिरिक्त दाब आरोपित करना पड़ेगा। जो अतिरिक्त दाब हमें इधर आरोपित करना पड़ेगा उसी को हम क्या कह देते हैं, परासरण दाब कह देते हैं। विलयन को पुनः उसी तल पर लाने के लिए उस पर दाब डाला जाता है, डाला गया दाब ही परासरण दाब कहलाता है। तो या तो ऐसे बोल दो कि जो अतिरिक्त दाब यहाँ पे क्रिएट हुआ उसको परासरण दाब कह देते हैं, या जो शुरुआती स्थिति थी उसको फिर से प्राप्त करने के लिए जो दाब डाला जाएगा उसको भी हम क्या कह देते हैं, परासरण दाब कह देते हैं। तो पाई क्या आ गया आपका, HDG, H है ऊंचाई, D है घनत्व और G है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो परासरण दाब की अगर हमें गणना करनी है, परासरण दाब की हम गणना किस तरह से करेंगे, जो परासरण दाब है वो भी क्या है, एक अणुसंख्यक गुण है जो कि विलय के अणु संख्या पर निर्भर करता है, न कि उसकी प्रकृति पर। मतलब पाई जो है, परासरण दाब जो है वो क्या है, अणुसंख्या गुणधर्म है, वो विलय की प्रवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है, केवल इसके अणु संख्या पर निर्भर करता है। और तनु विलयन के लिए
प्रायोगिक तौर पर यह पाया गया कि पराशरण दाब दिए गए ताप पर मोलरता C के समानुपाती होता है। भाई प्रयोग से पाया गया कि दिए हुए ताप पे, कोई भी ताप है T, उस पे जो पराशरण दाब होगा वो कंसंट्रेशन सांद्रता C के समानुपाती होगा। तो मोलरता, जो सांद्रता हम ले रहे हैं वो मोलरता में ले रहे हैं, मोलरता C के समानुपाती होता है। तो ये है पाई इज प्रोपोर्शनल टू C, समानुपाती है C, इसको हटाएंगे तो यह आ जाएगा पाई इज इक्वल टू CRT। तो इक्वेशन रहती है, या फिर जैसे आइडियल गैस इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन है उसी के समतुल्य यहाँ पे एक इक्वेशन आती है PV इज इक्वल टू nRT। तो P की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई आ जाएगा, पाई V इज इक्वल टू nRT। तो V को इधर n से डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ एक यूनिट इकाई वॉल्यूम में जो मोल्स होंगे उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम बोलते हैं मोलरता। तो पाई क्या आ गया, C डिवाइडेड बाई VRT, C बाई V जो सॉरी यह आ जाएगा आपका पाई इज इक्वल टू N बाई VRT, N बाई V क्या हो गया, C हो गया कंसंट्रेशन। तो यह आ गया पाई इज इक्वल N बाई V आ गया C, तो पाई इज इक्वल टू आ गया आपका CRT सांद्रता के टर्म में। और अब अगर हमें इससे विलेय का मोलर आणविक द्रव्यमान निकालना है तो सिंपली हम इसको जो N है, N की जगह हम रख देंगे W बाई M। W है द्रव्यमान की जो भी द्रव्यमान होगा और M जो है अणुभार होगा, तो यहाँ से M हम निकाल सकते हैं इस समीकरण से। साधारणतः R की वैल्यू जो होगी वो लीटर ATM में, लीटर वायुमंडल में 0.0821 होगी। तो इतना सा सिंपल है, ये कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा, बहुत ज़्यादा करने के लिए। आगे अगर हम देखें, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है पाई निकालना है, 20% यूरिया का विलयन है 27 डिग्री सेल्सियस पे, पाई हमें निकालना पराशरण दाब। तो सिंपल यही इक्वेशन है, पाई इज इक्वल टू CRT या पाई इज इक्वल टू NRT बाई V या फिर पाई इज इक्वल टू W बाई M RT बाई V। 20% है मतलब 20 ग्राम यूरिया है 100 ग्राम सोल्यूशन में, 100 ग्राम विलयन में, तो यूरिया कितना हो गया 20 ग्राम गुना R। तो यही वाला फार्मूला इसी को हम ले लेंगे जो इधर फार्मूला लिखा हुआ था। तो वो ये फार्मूला है पाई इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई M RT। तो M ये हो गया 20 ग्राम, R ये हो गया, T ये हो गया, डिवाइडेड बाई हमने क्या किया, किससे डिवाइड करेंगे हम, क्या क्या है डिनोमिनेटर में, M और V। M क्या है मोलिक्यूलर आणविक द्रव्यमान और V क्या है वॉल्यूम आयतन। तो ये हो गया यूरिया का आणविक द्रव्यमान हो गया 60 और 100 ml अगर 100 ग्राम अगर विलयन है तो डेंसिटी उसका हम घनत्व ले लेते हैं 1, तो उसका वॉल्यूम जो हो जाएगा 100 ml हो जाएगा, तो लीटर में कितना हो गया 0.1 लीटर। तो पाई आ गया 82 वायुमंडल दाब। आगे हम कुछ टर्म्स देखने वाले हैं। क्या टर्म्स हैं, पहली टर्म है, पहला अगर हम देखें वो होता है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर को, पराशरण दाब को हमें कंपेयर यहाँ पे करना है, कहाँ कब ज़्यादा होगा कब कम होगा। तो पहला है समपराशरणी विलयन। समपराशरणी विलयन मतलब अगर दिए हुए ताप पर दो विलयन का पराशरण दाब समान है तो उसको हम क्या बोलेंगे, समपराशरणी दाब। ऐसे दो विलयन जिनका पराशरण दाब समान हो उसे हम क्या कहेंगे, समपराशरणी दाब कहेंगे। समपराशरणीय विलयन कहते हैं उसको हम, जिनका दाब, पराशरण दाब जो होगा वो समान होगा।
दूसरा अगर हम देखें अति परासरणीय, अति परासरणीय जिसको हम बोलते हैं हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक जिसका परासरण दाब ज़्यादा होगा। ऐसे दो विलयन जिनमें परासरण दाब भिन्न हो, तो जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होता है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे अति परासरणीय विलयन, उसको हम कहते हैं। भाई हमने ले लिया ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी, इधर एक विलयन है, इधर एक विलयन है, तो इसका दाब है पाई 1, इसका दाब है पाई 2। तो जिसका अगर पाई 1 जो है वो ज़्यादा है पाई 2 से, तो पाई 1 जो सोल्यूशन ये हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अति परासरणीय हो जाएगा, और ये हो जाएगा अल्प परासरणीय। जिसका परासरण दाब कम होगा वो हो जाएगा अल्प परासरणीय। तो अधिक परासरण दाब वाला विलयन हो जाता है अति परासरणीय, कम परासरण दाब वाला विलयन जो होगा वो हो जाएगा अल्प परासरणीय। तो दूसरा हो गया अल्प परासरणीय और पहला हो गया अति परासरणीय। आगे हमें कुछ टर्म्स यहाँ पे दिया हुआ है। पहला टर्म है सोफ किसे कहते हैं। तो पहला आपसे पूछा गया है सोप किसे कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इडीमा। ये सोप में जो है सै जो होगा वो बड़ा सै होगा, तो ये होगा सैओ सोप। सोप। एडिमा किसे कहते हैं, EDEMA, इडीमा किसे कहेंगे। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा नमक खाता है तो उस स्थिति में क्या होगा, उसकी रक्त कोशिकाएं में जो होगा वो जल भर जाएगा। उसकी रक्त कोशिकाओं में क्या होगा, जल भर जाएगा, जिसके कारण उस किसी किसी स्थान पे क्या होगा, सूजन आ जाएगी। उस सूजन को ही हम क्या कहते हैं, सोप या फिर इडीमा कहते हैं। तो जो लोग बहुत अधिक नमक या नमकीन भोजन लेते हैं वे उक्त ऊतक कोशिकाओं एवं अंतर कोशिका स्थान में जल भरा हुआ महसूस करते हैं। उनकी जो उक्तक कोशिकाएं होती हैं या अंतरा कोशिकाएं होती हैं उसमें जल भर जाता है, जल भरा हुआ महसूस होता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, सूजन आ जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, सोप कहते हैं, इडीमा कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखें, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नमक युक्त मांस अधिक दिनों तक सुरक्षित रहता है, क्यों सुरक्षित रहता है? क्योंकि जब बाहर नमक होगी तो क्या होगा, बाहर कंसंट्रेशन जो सांद्रता है वो ज़्यादा है, बैक्टीरिया जो होंगे, बैक्टीरिया के अंदर सांद्रता जो होगी वो कम होगी, तो बैक्टीरिया के अंदर से जल जो होगा वो बाहर आ जाएगा। जैसे ही बैक्टीरिया के अंदर से जल बाहर आ जाएगा वो मर जाएगा। भाई ये बैक्टीरिया है, ये हमने बैक्टीरिया ले लिया, इसके चारों तरफ नमक पड़ा है। भाई बाहर का सांद्रता क्या है, ज़्यादा है, अंदर सांद्रता कम है, तो जल अंदर से बाहर आ जाएगा, ये पानी इसका निकल जाएगा, तो ये क्या होगा, मर जाएगा। तो जैसे अगर हम देखें क्या हमें बताया गया है यहाँ पे, नमक युक्त मांस में पराशरण की प्रक्रिया होती है, जिसके कारण जल का अभाव हो जाता है और बैक्टीरिया संकुचित होकर मर जाता है, मतलब सिकुड़ कर क्या होगा, वो मर जाएगा। इसलिए नमक युक्त मांस जो है अधिक दिनों तक सुरक्षित रहता है। एक होता है प्रतिलोम या व्युत्क्रम प्राशरण, रिवर्स ऑस्मोसिस जिसको हम बोलते हैं, उल्टा डायरेक्शन में। मतलब जैसे हमने ये लिया, भाई इधर क्या ले लिया हमने, ये ले लिया विलायक और ये ले लिया इधर ले लिया विलैन। तो नॉर्मली पराशरण जब होगा तो वो किधर होगा, विलायक से विलैन की तरफ जाएगा, इधर की तरफ होगा। लेकिन अगर पराशरण उल्टी दिशा में हो रहा है, वो विलैन से विलायक की तरफ हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रतिलोम या व्युत्क्रम पराशरण। प्रतिलोम पराशरण या व्युत्क्रम पराशरण, रिवर्स ऑस्मोसिस जिसको हम बोलते हैं। ऐसा कब होता है, जब हम विलैन पे बहुत अधिक दाब लगाएंगे। भाई ये हमने लिया, हमने क्या किया,
इधर हमने ले लिया जल, मतलब विलायक, ये आपका हो गया विलायक, और इधर क्या हो गया, वो हो गया विलैन। तो विलैन, जब इस पे हम बहुत अधिक यहाँ पे दाब लगाएंगे, यहाँ पे बहुत अधिक दाब आरोपित करेंगे, इस साइड में दाब लगाएंगे, तो क्या होगा, ये जो विलायक के अणु हैं इधर से इधर विलैन से विलायक में मूव करने लगेंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिलोम पराशरण बोलते हैं, या फिर रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो यही क्या है, प्रतिलोम पराशरण है या फिर रिवर्स ऑस्मोसिस है। यदि पराशरण दाब से, कितना दाब होना चाहिए, वो जो हम विलैन पे दाब लगा रहे हैं, पराशरण दाब से अधिक दाब उसमें लगाया जाए तो पराशरण की प्रक्रिया क्या होगी, प्रतिवर्तित हो जाती है, और शुद्ध विलैन अब जो है अर्धपारगम्य झिल्ली से के माध्यम से विलैन में से परागमन करता है। यह प्रक्रिया या परिघटना जो है प्रतिलोम पराशरण कहलाती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिलोम पराशरण कहते हैं। जैसे समुद्री जल जो होता है, समुद्री जल को हम ऐसे नहीं पी सकते, तो उसके लिए क्या कराते हैं, हम प्रतिलोम पराशरण कराते हैं, डिसाल्टेशन जिसको हम बोलते हैं, जल संशोधन। तो इसमें हम क्या करते हैं भाई, इसमें हम क्या करेंगे, जैसे आप चित्र में देख सकते हो, ये चित्र हमने लिया, ये चित्र में अगर हम देखें, ये चित्र हम ले लेते हैं, ये चित्र आपने लिया, इसमें आप देख रहे हो, ये जो आपको दिया हुआ है चित्र, इसमें बीच में हमने क्या लिया, अर्धपारगम्य झिल्ली ले ली, सेमी मेम्ब्रेन ले लिया, और ये क्या है, लवणीय जल है, में समुद्री वाटर है, इधर शुद्ध जल है, ये जल निकास हो रहा है। यहाँ पे हम पिस्टन से क्या कर रहे हैं, हम बहुत अधिक दाब लगा रहे हैं, जिससे क्या हो गया, लवणीय जल से, विलैन से जल जो है, जल के अणु शुद्ध जल की तरफ जा रहे हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस या फिर प्रतिलोम पराशरण जिसको हम बोलते हैं। और इससे हम जो समुद्री वाटर है उसको शुद्ध कर लेते हैं। प्रतिलोम पराशरण के लिए जो आवश्यक दाब होता है वो बहुत अधिक होता है, मतलब बहुत अधिक पराशरण दाब हमें चाहिए होता है। इसके लिए उपयुक्त जो झिल्ली होती है, जो सेमी पेरिफेरल मेम्ब्रेन हम लेते हैं, वो सेलुलोज एसीटेट की फिल्म से बनी होती है। सेलुलोज एसीटेट की फिल्म से ये बनाई जाती है, जिसे उपयुक्त आधार पर रखा जाता है, मतलब बेस उसके लिए दिया जाता है, आधार दिया जाता है। और सेलुलोज एसीटेट से जल के जो अणु हैं वो आसानी से पास हो सकते हैं, उसमें परागमन कर सकते हैं। परंतु जो समुद्री जल में उपस्थित अशुद्धियाँ होती हैं या आयन होते हैं, वो उसमें परागमन नहीं कर सकते, उसमें से नहीं जा सकते। और बहुत सारे देशों में पेयजल की समस्या को ख़त्म करने के लिए विलवनीकरण यंत्रों का उपयोग किया जाता है। ये जो हम प्रक्रिया कर रहे हैं वो एक तरह से विलवनीकरण नहीं है, ये जो प्रक्रिया हमने की है, मीन्स लवणों को हम निकाल रहे हैं, उससे शुद्ध जल हम प्राप्त कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका रिवर्स ऑस्मोसिस। तो आगे भी एक आपका एक टॉपिक वैसे इसमें बच जाता है, असामान्य मोलर द्रव्यमान, लेकिन वो इस बार जो है सिलेबस से हटा दिया गया है। तो आपको केवल यहीं तक पढ़ना है ये चैप्टर। वैसे एनसीईआरटी में आप अगर देखोगे तो और भी आपको चैप्टर मिलेंगे, और ये जो मेरे नोट्स यहाँ पे हैं जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उसमें भी ये दिया हुआ है, अणुसंख्या गुणों में असामान्य मान जो होगा, मीन्स उसमें असामान्य मोलर द्रव्यमान आता है। तो इसको हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, और ये आपका जो है चैप्टर ख़त्म हो गया है। हम अगली क्लास से नया चैप्टर शुरू करेंगे,
और उस नया चैप्टर जो होगा वो सेकेंड पार्ट में से हम लेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कार्बनिक रसायन का। जो पहला चैप्टर है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन, उसको हम शुरू करेंगे अब इसके बाद। तो आप इसको अच्छे से पढ़िए, आपका टेस्ट भी है, कोई भी समस्या है तो आप पूछ सकते हैं।